मुंशी प्रेमचंद 20वीं सदी का हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। उनका असली नाम धनपत राय था। लेखन की शुरुआत में उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा था, फिर बाद में मुंशी प्रेमचंद रखा। वे आमतौर पर सामाजिक वास्तविक परिस्थितियों पर लिखते थे। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी मिली। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तनुश्री और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल व्यू ऑफ लाइफ बाय बुक में। और आज मैं आप सबको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मर्यादिक वेदी कहानी का सारांश सुनाने वाली हूँ। मर्यादा की वेदी। यह वो समय था जब मृदुभाषिनी मीरा पीयूष पूरित पदों को गाती और श्रोतागण उन्मत्त हो जाते थे। दिन यह आनंद उठाने के लिए सारे चित्तौड़ के लोग उत्सुक होकर दौड़ते आते। इस प्रेम सुधा सागर से समस्त राजपूताना पल्लवित हो जाती थी। एक बार झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज के राजकुमार दोनों ही चित्तौड़ आए थे। राव साहब के साथ राजकुमारी प्रभा भी आई थी, जिसके रूप और गुण की दूर दूर तक चर्चा थी। मंदार के कुमार और राजकुमारी प्रभा में प्रेम का उदय हुआ। दोनों संध्या समय मंदिर में मिलते। मीरा ने दोनों के बीच प्रेम भाव को ताड़ लिया और दोनों को विवाह की प्रस्ताव राव साहब के सम्मुख रखा। राव साहब तुरंत मान गए। उसी समय चित्तौड़ के राणा राजा भोज मंदिर में थे, जिन्हें ये सब पसंद नहीं आया। कुछ दिन पश्चात आज राजकुमारी प्रभा की विवाह है। झालावाड़ की बड़ी धूम थी। रानीवास के सभी दासी अपने काम में व्यस्त थी। रानी भी भूखी प्यासी चारों ओर तैयारियों में लगी थी। झालावाड़ की दुकानें सजी थीं। मंदार की बारात के स्वागत के लिए पूरा मार्ग सजाया गया था। किंतु प्रभा की चिंता किसी को न थी, जो बागीचे में बैठकर रो रही थी। तभी एक रमणी ने प्रभा के बारे में पूछा और वह और एक नाइन प्रभा के पास बाग में पहुंची। वे रमणी प्रभा की सखी थी। प्रभा अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। सखी प्रभा को तैयार करने ले चली और कहने लगी, मुँह मांगी मुराद पाकर उदास क्यों होती हो, और प्रभा को छेड़ने लगी। प्रभा कहती है, मुझे लगता है अब मुलाकात ना हो पाएगी। मुझे शंका है कि आज अवश्य ही कोई विघ्न पड़ने वाला है। तुम राणा भोजराज को तो जानती हो ना। संध्या हो गई। झालावाड़ में सभी बारात की आगमनी के लिए तैयार हुए। सभी बारात की राह देख रहे थे। अचानक शोर मचा कि बारात आ गई। गाड़े बजने लगे। तभी सवारों की एक सेना राजभवन के सामने आ खड़ी हो गई। सभी आश्चर्य में थे, क्योंकि यह बारात नहीं, राणा भोज की सेना थी। झालावाड़ में सभी विस्मित खड़े सोच रहे थे कि क्या करें। महल को घेरे में देखकर झालावाड़ी भी तलवारें खींच ली। राणा महल में घुसा। रानीवास में भगदड़ मच गई। राव साहब भागते हुए आए और तैयार बैठी प्रभा को ऊपर जाकर द्वार बंद करने को कह ही रहे थे कि राणा वहां पहुंच गए। राव साहब और राणा में विवाद होने लगा। फिर राणा ने प्रभा से पूछा, हमारे साथ चलोगी? सहमी प्रभा ने उत्तर दिया, हाँ चलूंगी। राव साहब क्रोधित हुए। प्रभा झालावाड़ को रक्त से रंगवाना नहीं चाहती थी। राव साहब ने कहा, क्षत्रिय को रक्त से ज़्यादा मर्यादा प्रिय है। इतने में राणा भोज प्रभा को लेकर महल से चले गए। इसकी कुछ देर बाद बारात भी लौट गई। चित्तौड़ के महल में उदास बैठी प्रभा के पास राणा आकर बोले, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं तुम्हें बलपूर्वक लाया हूँ और मैंने यह सब तुम्हारे प्रेम से विवश होकर किया। राव साहब को बार बार संदेश भेजने पर भी कोई उत्तर न मिलने पर मैंने यह अनीति किया। परंतु मनुष्य को अपने प्रेम के आगे कुछ नहीं सूझता है। राणा भोज की पत्नी मीरा के हृदय में ईश्वर का वास था, तो उन्हें वहाँ कोई स्थान न मिला। राणा कहते हैं कि तुमसे शायद कभी प्रेम ना मिले, पर यह सब कहकर मैं अपने कर्म के लेखन को मिटाना चाहता हूँ। इधर प्रभा मन में राणा के प्रति क्रोध को निकालना चाहती थी, पर राणा की बातों ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। इसी तरह 2 महीने गुजर चुके। मीरा यह सब जानने के बाद राणा को लज्जित किया करती थी। अब राणा को भी लगने लगा प्रभा ऐसे नहीं मानेगी। अब उन्हें भी अपने कर्म पर पश्चाताप होता।
पर एक आशा था कि प्रभा मान जाएगी। प्रभा अकेले सोचती कि राणा से लड़ झगड़ कर अपनी किस्मत की फैसला कर ले, पर सोचती बात विवाद का क्या फ़ायदा। अब राणा की रानी ही मेरा परिचय है। मेरा वापस जाना मर्यादा का उल्लंघन करना है। एक दिन झुंझलाकर राणा को बुला भेजा। राणा आए इससे पहले कि प्रभा कुछ कहती, राणा स्वयं ही विनम्रता से अपने किए गए अपराधों की, दंड भय की और क्षमा याचना की मनोभाव को बताना शुरू कर दिया और सभी गलतियों को मानते हुए प्रभा पर अपना सारा निर्णय छोड़ा और प्रभा से पूछा कि उसके हृदय में क्या कोई स्थान मिलेगा। प्रभा ने उत्तर दिया, नहीं। फिर राणा ने उसे झालावाड़ या मंदार जाने की बात कही तो प्रभा ने फिर से ना कहा। राणा ने कहा, तुम्हारा कुंडला नहीं देखा जाता। प्रभा बोली, आप इनसे शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राणा भयभीत हुए और चले गए। इधर रात को 10 बजे रणछोड़ की मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुकी थी। प्रसाद वितरण हो रहे थे। वैष्णव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे, परंतु प्रेमानंद नामक एक साधु ने प्रसाद लेने से मना किया। उसने मीराबाई को छल कर एक वचन लिया कि आधी रात को महल का द्वार खोलना पड़ेगा। वो साधु और कोई नहीं, मंदार की कुमार थे। मीराबाई ने राणा से कभी कुछ नहीं मांगा था। वह सोची राणा को सच बोलकर राजभवन का द्वार मंदार के राजकुमार के लिए खोल देगी। राणा उसे मना नहीं करेंगे। मीराबाई ने इसी भरोसे से वचन दे दिया। मीरा राणा की सेवा में पहुंची और सारी बातें बताई। राणा ने कहा, तुम देवी हो, अगर तुमने वचन दे दिया तो उसका पालन जरूर होगा, परंतु तुम उनके साथ रहना। हो सकता है कि मंदार कुमार ईर्ष्या के कारण प्रभा की हत्या के उद्देश्य आया हो और अपने हृदय के सारे ग्लानि को बाई जी से कहते हैं। आधी रात हो चुकी थी। प्रभा दीपक की ओर देखकर अपने भाग्य के बारे में सोच रही थी और कभी आकाश की ओर तारों को देखती, फिर सोचती उसके जीवन में अब कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए वो जिए और उसके अपने भी उसकी मृत्यु संवाद की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उसने अपने जीवन लीला को समाप्त करने का सोचा, पर पहली बार सफल न हो पाई। फिर झुंझला कर सोचती, राणा मुझे पशु के समान रखते हैं, मैं क्यों जीऊँ। फिर दृढ़ता से अपने को समाप्त करने के लिए कटार निकाला। तभी मंदार कुमार की आहट सुनी और चौंक पड़ी। तभी उसे मंदार कुमार की सुरक्षा की चिंता होने लगी और कुंवर को जाने को कहा और धमकी दी, यहाँ से जाओ नहीं तो शोर मचा दूंगी। इस बात से कुंवर को बुरा लगा और उसने प्रभा का व्यंग किया और उसे तिरस्कृत किया और प्रेम की जगह ईर्ष्या पैदा हुआ। कई कटु वाक्य की बारिश किया और तलवार को खींचकर प्रभा की ओर लपका। तभी वहां राणा आ गए और कुंवर को हटाकर कहा, क्षत्रिय स्त्री पर हाथ नहीं उठाते और वैसे भी मैं तुम्हारा बैरी था। और राणा ने कुंवर पर तलवार चलाया। तभी तलवार के सामने प्रभा आ गई और रक्त का फुहार बहने लगा। राणा की तलवार छूट गई और दोनों प्रेमी सजल नेत्र हो गए। अभी थोड़े ही देर पहले प्रभा कुंवर के साथ जाने को तैयार न थी और अभी जान पर खेलकर प्रीति निभाई। यह प्रेम का रहस्य भी निराला है। थोड़ी ही देर पहले राजकुमार तलवार निकालकर प्रभा पर झपटा और अभी सजल नेत्र खड़ा है। कुछ देर बाद कुंवर उठा और तलवार उठा ली और जोर से अपने छाती पर चुभा ली। फिर से रक्त का फुहार बहने लगा। दोनों रक्त की धाराएं मिल गई जिसमें कोई भेद न था और दोनों इस संसार से एक साथ सिधार गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।